जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विद अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं फिर से आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के हाजिर हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहाड़ी की मल्लिका निम्नलिखित में से किसका उपनाम है? तो पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है, नेतरहाट शहर को। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। यह झारखंड में स्थित है, झारखंड। दोस्तों, बंगलुरु का उपनाम अंतरिक्ष का शहर है। अंतरिक्ष का शहर यदि आता है, आपसे पूछता है, तो बंगलुरु सही होगा। और अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय। और चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, वासी जनजाति निम्नलिखित में से किस स्थान पर निवास करती है? तो वासी जनजाति का मुख्य निवास स्थान जो है वह लक्षद्वीप है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। आंध्र प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों में चेंचुस है, चेंचुस, कौड़हस, चेंचुस, कौड़हस, सवारा। दोस्तों, कौड़हस और सवारा एक ही है। चेंचुस, कौड़हस, सवारा, गदवा और गोंड, गदवा, गोंड, ये जनजातियां आंध्र प्रदेश में निवास करती हैं। त्रिपुरा में निवास करने वाली जनजातियों में प्रमुख रूप से रियांग है, जिसे हम लोग त्रिपुरी भी कहते हैं, त्रिपुरी। मेघालय में कई बार पूछा गया है प्रश्न में, गारो, खासी, जैंतिया और एक है मिकिर। ये तो एग्जाम्स में बहुत कम बार पूछी गई है, लेकिन आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, मिकिर। इसके अतिरिक्त जो है गारो, खासी, जैंतिया कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। वासी जनजाति का मुख्य स्थान निवास का लक्षद्वीप है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन कर ढांचे में सुझाव देने के लिए किया गया था? तो कर ढांचे में सुझाव देने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था वह है राजा चलैया समिति। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। इसका गठन 1991 में किया गया था, 1991 में। ऑप्शन सी वाला सही होगा दोस्तों। और इसी दौरान छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। वाचु समिति का गठन प्रत्यक्ष कर के कार्यों हेतु किया गया था। वाई वी रेड्डी का आयकर में छूटों की समीक्षा करने के लिए, आयकर में छूटों की समीक्षा करने के लिए, और मोटर वाहनों में कर वृद्धि करने के लिए, मोटर वाहनों में कर वृद्धि को लेकर के भूरेलाल समिति का गठन किया गया था। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। कर ढांचे में सुझाव देने के लिए राजा चलैया समिति का गठन 1991 में किया था। वाचु समिति ने प्रत्यक्ष कर पर कार्य किया था। वाई वी रेड्डी ने आयकर में छूटों की समीक्षा के लिए गठित की गई थी, और भूरेलाल समिति मोटर वाहनों में कर वृद्धि के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय गुंटूर में स्थित है? तो दोस्तों, गुंटूर में जो है तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय आपका बंगलुरु में है, कर्नाटक, बंगलुरु कर्नाटक में है। और रबर बोर्ड का कोट्टायम में है, कोट्टायम, जो कि आपका केरल में पड़ता है। और चाय बोर्ड का कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, गुंटूर में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है? दोस्तों, कोलकाता में किसका मुख्यालय स्थित है? तो कोलकाता स्थित जो मुख्यालय है वह है ऑप्शन दोस्तों आपका इसमें सही होगा सी वाला, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, 1975 में। इसका
इसके अतिरिक्त ये सभी जो है महारत्न कंपनियां हैं, भारत में महारत्न कंपनियों के नाम से जानी जाती हैं, महारत्न कंपनीज के नाम से जानी जाती हैं। और देश में 12 महारत्न कंपनियां हैं। वर्तमान में देश में 12 महारत्न कंपनियां हैं। यदि मैं बात करूं आपसे तो एक तो आपकी वेल हो गई, ये चारों तो हैं ही आपका। वेल आपका हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और इसके बाद में जो है आपका इसमें जो नहीं है उनमें से आपका है भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम लोग BPCL के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में आपका है एक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा गेल। भेल हो गया, गेल हो गया, ONGC हो गया, NTPC हो गया, CIL हो गया। और इसके अतिरिक्त दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसे HPCL कहा जाता है, HPCL कहा जाता है। और हैं कुछ जैसे जो है आपका हो गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे हम PFI कहते हैं। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, RECL। तो इस तरह से आपकी 12 हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन दोस्तों भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन आपका C वाला सही होगा, भाग 3। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य। भाग 4 में आपका नीति निदेशक तत्व दिया गया है, नीति निदेशक तत्व, जो कि 36 से 51 अनुच्छेद तक वर्णित है। भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 के का में वर्णित हैं, 51 के का में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका C वाला सही होगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक के मध्य स्थित है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23-24 में है। और 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। यदि आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वह अनुच्छेद 32 में है। और समता समानता का अधिकार 14 से 18 के मध्य वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन के संगठन का प्रावधान किया गया है? तो कृषि एवं पशुपालन के संगठन का प्रावधान दोस्तों आपका अनुच्छेद 48 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन आपका B वाला सही होगा। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का संगठन, यह अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अनुच्छेद 44 में आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, अभी पिछले वीडियो में बताया था, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता नागरिकों के लिए अनुच्छेद 44 में वर्णित है। और काम की न्याय संगत, ये भी महत्वपूर्ण है, काम की न्याय संगत और मानवोचित, मानव के लिए जो स्थान उचित हो, ऐसी दशाएं तथा प्रसूति सहायता, जो कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध किसके अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 42 में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। कृषि एवं पशुपालन के संगठन का वर्णन अनुच्छेद 48 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है? दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण सितार है। सितार क्या करता है? सितार को आप बजाएंगे तो एक, मान लीजिए एक उपकरण है, और जब उसको बजाते हैं तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसी बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फिर से एक बार बता देता हूं मैं। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण सितार है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल के दाब में होने वाला परिवर्तन कौन सा उपकरण मापता है? वायुमंडल के दाब में यहाँ बात हो रही है। वायुमंडलीय दाब मापक जो होता है वो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर। तो ये कह रहा है कि वायुमंडल के दाब में होने वाला परिवर्तन कहाँ पर मापा जाता है? तो बैरोग्राफ में मापा जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। बाइनोक्यूलर क्या करता है? दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है। दूर की वस्तुएं देखने के काम में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम हृदय गति को जांचता है दोस्तों। हृदय की गति की जांच किससे की जाती है? कार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है इसको। और मैनोमीटर गैस के दाब को ज्ञात करता है, गैस का दाब ज्ञात करने वाला उपकरण है। तो वायरोग्राफ पर वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन, बाइनोक्यूलर में दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है, कार्डियोग्राम हृदय की गति की जांच करता है, और मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात करता है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों, पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है, जो कि 46.60% होता है, और सिलिकॉन 27.72% होता है। एल्युमिनियम आपका 8.13% होता है, और लोहा आपका 5.0% पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? देखिए, वहां पर पृथ्वी के भूपटल पर था, यहाँ पर मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली बात है। तो ऑक्सीजन ही यहाँ पर भी होगा सही। 65.0% जो है लगभग होता है ऑक्सीजन में। कार्बन में 18.0% होता है, और हाइड्रोजन शरीर में 10.0% होता है। नाइट्रोजन 3.0% होता है। इसके बाद में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम मानव शरीर में 2.0% होता है। फास्फोरस व्यक्ति के शरीर में 1.0% होता है। इसी तरह से पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा अन्य तत्व हैं दोस्तों जो शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक माइकल फैराडे थे। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। दोस्तों, जो मैक्स प्लांक हैं, इन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया था। क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और एडिसन द्वारा तापायनिक उत्सर्जन का सिद्धांत दिया गया था। हेनरी बेकरल द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी।
की गई थी। फिर से एक बार बता देता हूँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था। मैक्स प्लांक द्वारा क्वांटम थ्योरी दी गई थी। एडिशन ने तापायनिक उत्सर्जन सिद्धांत दिया था। हेनरी बेकल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। 14वां प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित मात्रकों में से कौन सा एक सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर समान रहता है? तो जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर समान अवस्था में रहता है वह -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट पर भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। दोनों की जो वैल्यू होती है वह समान होती है। फ़ारेनहाइट इसकी भी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी -40 डिग्री होगा और फ़ारेनहाइट पर भी -40 डिग्री ही होगा। लेकिन जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में होगी वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। और जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी वैल्यू बन जाती है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है वह बनेगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यदि मानव शरीर के तापमान की बात करें, मानव शरीर का जो तापमान है अलग अलग पैमाने पर, यदि फ़ारेनहाइट में देखेंगे, फ़ारेनहाइट में, तो यह होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। और ये सेंटीग्रेड पर जो होगा, सेल्सियस पर जो होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। केल्विन में दोस्तों आपका 310 केल्विन होगा। तो इसे याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में 98.6 जो है डिग्री होता है और 37 डिग्री सेल्सियस आपका होता है सेल्सियस पैमाने पर और 310 केल्विन पैमाने पर होता है। ऑप्शन आपका दोस्तों सी वाला सही होगा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 15वां प्रश्न है, भौतिक राशि, कार्य एवं ऊर्जा का स्थायी मात्रक कौन सा है? भौतिक राशि जो कार्य है और जो ऊर्जा है, इसका स्थायी मात्रक क्या होगा? तो इसका स्थायी मात्रक जूल होता है, जूल, जिसका संकेत जे होगा। ऑप्शन आपका ए वाला सही है। दोस्तों जो वर्ग मीटर है यह क्षेत्रफल का मात्रक है, क्षेत्रफल का। इसका जो संकेत होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। और पास्कल दाब का मात्रक होता है, दाब का, इसका संकेत पीए है। और वाट जो होता है दोस्तों यह शक्ति का होता है, शक्ति का। और इसका जो मात्रक संकेत है डब्लू है। तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, दाब का मात्रक पास्कल, शक्ति का मात्रक वाट, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था? बैरोमीटर के आविष्कारक थे ई टॉरसेली। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ये इटली के वैज्ञानिक थे, इटली के निवासी थे। इन्होंने 1644 ईस्वी में बैरोमीटर की खोज की थी। राफ वेजवुड इंग्लैंड के निवासी थे दोस्तों, इंग्लैंड के। इन्होंने 1806 में कार्बन पेपर की खोज की, कार्बन पेपर विकसित किया था, कार्बन पेपर विकसित किया था। और क्रिश्चियन ह्यूगेंस के बारे में आप जानते होंगे, जो पेंडुलम घड़ी है इन्हीं के द्वारा पहली बार बनाई गई थी। पेंडुलम घड़ी पहली बार इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने इसे 1656 ईस्वी में बनाया था, 1656 ईस्वी में। ये नीदरलैंड के निवासी थे, नीदरलैंड के। और माइकल फैराडे द्वारा डायनमो बनाया जाता है 1831 में। इन्हें तो जानते ही होंगे आप, इंग्लैंड के थे। चलिए एक बार और बता देता हूँ मैं। ई टॉरसेली इटली के निवासी थे। इन्होंने 1644 में बैरोमीटर का आविष्कार किया था। राफ वेडवुड ने इंग्लैंड के निवासी थे, ये 1806 में कार्बन पेपर विकसित किया था। और क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने पेंडुलम घड़ी बनाई थी 1656 में, नीदरलैंड के निवासी थे। और माइकल फैराडे डायनमो बनाया इन्होंने 1831 में, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है? दोस्तों मैथोनोइक अम्ल जो है नहीं पाया जाता है। ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। इन तीनों में मैथोनोइक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, बिच्छू बूटी, जिसे जो है नेटॉल लीफ कहते हैं,
नेटोल लीफ, इन तीनों में आपका मेथोनोइक अम्ल मौजूद होता है। और जो दुर्गंध युक्त मक्खन होता है इसमें ब्यूटायरिक अम्ल होता है। ब्यूटायरिक अम्ल किसमें होता है? तो दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। बाकी तीनों में आपका मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। 18वां प्रश्न है, प्लैटिनम चूर्ण से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जब हम प्लैटिनम चूर्ण आपका जो है ये उत्प्रेरक है, इससे जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो वह किस विधि से बनाते हैं? तो संपर्क विधि से बनाते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल यदि सीसा कक्ष विधि से बनाई जाती है तो उसमें किसका उपयोग होता है? तो सीसा कक्ष विधि से यदि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का यूज करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हैबर विधि से हम लोग अमोनिया गैस बनाते हैं। हैबर विधि से अमोनिया गैस और लोहे का चूर्ण इसमें प्रेरक का काम करता है। और ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से रेशम कीट पालन किसके अंतर्गत आता है? रेशम कीट पालन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो रेशम कीट जो पालन होता है दोस्तों वह सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, मैं कई बार करा भी चुका हूँ, आप लोगों को याद हो गया होगा। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का किया जाता है। और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन होता है दोस्तों। कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन पिसीकल्चर के अंतर्गत और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। 20वां प्रश्न है, डीएनए निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो डीएनए दोस्तों इनमें से केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। यदि डीएनए और आरएनए को लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो मैं बता देता हूं कि क्या क्या जो है अंतर है इनमें से। पहली बात तो डीएनए आपका केंद्रक में मिलता है, केंद्रक में, और आरएनए जो है आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों में मौजूद होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों में मौजूद होता है। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि इसमें राइबोज शर्करा होती है। राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त इसका जो आधार होता है, बेस होता है, इसके बेस में क्या क्या होता है? तो एडेनिन होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। बेस में इसके क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। और इस आरएनए में थाइमिन बेस की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। तो ये तीनों जो है मुख्य रूप से आप लोग याद रखिए अंतर डीएनए और आरएनए में, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस दोस्तों मैं लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।